अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गेहूं की अगेती किस्मों की वैज्ञानिक तरीके से खेती। जैविक खेती की तरफ किसानों का बढ़ता रुझान। गुलदावरी फूल के सफल उत्पादन पर एक किसान की कहानी। गेहूं की खेती हरियाणा राज्य में बहुत बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और जो किसान भाई इसकी बुआई करके अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं वो कौन कौन सी अगेती किस्मों का चयन करें और किस प्रकार से करें गेहूं की वैज्ञानिक बुआई, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के एक शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश अरोड़ा। गेहूं रबी की फसल है जो सर्दी के मौसम में उगाई जाती है और ऐसे क्षेत्र जहां पर सर्दी अधिक पड़ती है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, खेत अच्छी उर्वरा शक्ति वाले हैं, जीवांश खाद उन खेतों में अच्छा है और खारेपन की समस्या नहीं है, उन क्षेत्रों के अंदर बहुत ही सफलतापूर्वक हम गेहूं की खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जहां तक खेत की तैयारी का प्रश्न है, गेहूं की बुआई हेतु 2 से 3 बार हैरो चलाकर खेत का अच्छी तरह से मिट्टी को भुरभुरा बना लें। तत्पश्चात समतलीकरण करके हम गेहूं की खेती फव्वारे द्वारा या क्यारी विधि द्वारा कर सकते हैं। जहां तक खाद का प्रश्न है किसान भाइयों, अच्छे जीवांश खाद की आवश्यकता अब फसलों को महसूस होने लगी है क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो ज़मीनें हैं उनमें जीवांश का स्तर, नत्रजन का स्तर काफ़ी कम होता चला जा रहा है। तो विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि जिस समय हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं 3 साल में एक बार लगभग 10 से 12 टन अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद हमें खेत के अंदर खेत तैयार करते समय बुआई से 1 माह पूर्व आवश्यक रूप से मिलाना चाहिए, जिससे खेत में जीवांश खाद की बढ़ोतरी होती है, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मृदा में पोषक तत्व उपलब्धता बढ़ती है। तो ये अनिवार्य रूप से हमें काम में लेना चाहिए। इसके अलावा सामान्य दशाओं में लगभग 90 किलो नत्रजन, 35 से 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से हमें गेहूं की खेती के लिए आवश्यकता पड़ती है। इसमें से नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय उड़कर देनी चाहिए। इसकी आवश्यकता पूर्ति हेतु लगभग 85 से 90 किलो डीएपी प्रति हेक्टेयर, साथ ही जो आधी मात्रा हमें नत्रजन की देनी है, कुछ मात्रा की पूर्ति डीएपी से हो जाती है और शेष मात्रा की पूर्ति हमें यूरिया से करनी है। तो इसके लिए हमें लगभग 35 से 40 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से और 85 से 90 किलो डीएपी प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई पर देना है। किसान भाइयों, यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि यदि हमारी मृदाएं हल्के गठन की हैं तो शेष जो नत्रजन की मात्रा है उसको हम 2 टुकड़ों में अर्थात पहले और दूसरे पानी पर दे सकते हैं। जिन क्षेत्रों में मृदा चिकनी मिट्टी है या भारी गठन वाली मृदाएं हैं उसमें जो शेष मात्रा हमें नत्रजन की देनी है अर्थात लगभग 40 से 45 किलो नत्रजन, वो एक ही बार में दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार यदि हम हल्के गठन वाली क्षेत्र के अंदर यूरिया की जो आपूर्ति करेंगे उसके लिए 20 किलो नत्रजन पहले पानी पर और लगभग 20 से 25 किलो नत्रजन दूसरे पानी पर दी जानी चाहिए। इसके लिए लगभग 40 से 45 किलो यूरिया प्रथम पानी पर और 40 से 45 किलो यूरिया द्वितीय पानी पर दिया जाना अपेक्षित है।
यदि हमारी मृदाएं भारी गठन वाली हैं तो शेष 40 से 45 किलो नत्रजन अर्थात 90 से 95 किलो यूरिया हमें जिस समय शीर्ष जड़ का निर्माण स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है गेहूं के अंदर, प्रथम सिंचाई के ऊपर देना लाभदायक रहता है। और किसान भाइयों, हल्के गठन वाली मृदाओं में हमें सिंचाई के तुरंत बाद और निराई गुड़ाई से पूर्व ये यूरिया छिटक कर देना चाहिए। इससे यूरिया का निक्षालन कम होता है और उर्वरक का समुचित उपयोग फसल कर सकती है। इस प्रकार हम उर्वरक उपयोग दक्षता को भी बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक किस्मों का प्रश्न है, किसान भाइयों, गेहूं की बहुत सारी प्रजातियां हैं। चूंकि यदि नज़दीक में बुआई हो जाएगी तो फसल के अंदर, पौधों के अंदर पोषण के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा होगी और हमारी उत्पादन के अंदर कमी आती है। तो गेहूं के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 23 सेंटीमीटर पर्याप्त है। या तो पलेवा करके बुआई करता है और या फिर सूखी बुआई करके उसके पश्चात पानी लगाता है। तो किसान भाई, यदि आप फव्वारे पर गेहूं की खेती कर रहे हैं तो हमें लगभग 5 घंटे फव्वारा चलाकर अच्छा पलेवा करने के पश्चात जब हमारा खेत टिल्थ पर आ जाए उस समय बुआई करनी चाहिए। तत्पश्चात किस्में हैं। इन किस्मों का प्रचलन में ही किस्में हैं और इन किस्मों का बीज हम अधिकांशतः काम में लेते हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता, इनके जो लक्षण हैं, इनकी जो उत्पादन देने की क्षमता है, उनमें काफ़ी विभिन्नताएं हैं। तो हमें चुनाव करना है हमारी दशा के हिसाब से। तो इस प्रकार हम अच्छे बीज का चयन करके, अच्छी किस्मों का चयन करके, हमारी आवश्यकता के अनुसार बीज का चयन करके हम अच्छा उत्पादन गेहूं का प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जहां तक बीज की मात्रा, बीज उपचार का प्रश्न है, तो गेहूं के लिए जो बीज जनित या मृदा जनित रोग हैं उनके निदान के लिए गेहूं में कार्बेंडाजिम 1 ग्राम और थायरम 2 से 2.5 ग्राम दवा 1 किलो बीज के अंदर या तो मिलाकर उपचारित कर लें, या टेबुकोनाजोल नाम की जो दवाई आती है वो 1 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके इसको हमें बुआई करनी चाहिए। और गेहूं की यदि आप समय पर बुआई कर रहे हैं तो 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त है। यदि किसी कारण से आप बुआई में देरी हो गई है तो हमें ऐसी अवस्था के अंदर लगभग 125 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेना है। किसान भाइयों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप समय पर गेहूं की बुआई करना चाहते हैं, अर्थात नवंबर के दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह के अंदर बुआई करना चाहते हैं और किसी कारण से तापमान अधिक है, तो ऐसी दशा के अंदर हमें 10% बीज अधिक काम में लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में गेहूं की पैदावार अपेक्षाकृत कमज़ोर रहती है और ज़्यादा गेहूं की उपज हमें प्राप्त हो सके, इसलिए हमें अधिक तापमान पर बुआई करते समय 10% बीज दर बढ़ाकर ही काम में लेनी चाहिए। किसान भाइयों, जहां तक खरपतवार नियंत्रण का प्रश्न है तो अधिकांशतः ये देखा गया है कि गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों ही प्रकार के खरपतवारों का नुकसान पाया गया है, जिसमें विशेष रूप से बथुआ, खरतुआ, चौड़ी पत्ती वाले और फेलरिस माइनर जो गेहूं सा खरपतवार होता है उसका नुकसान देखा गया है। तो इसके लिए जब हमारी फसल लगभग 1 माह के आसपास हो जाए, 25 से 30 दिन की अवस्था पर एक निराई गुड़ाई हमें अवश्य करनी चाहिए। यदि निराई गुड़ाई करना संभव न हो तो रासायनिक उपचार भी इसके लिए किया जा सकता है। जहां चौड़े पत्ते वाले खरपतवारों की समस्या अधिक है, उन क्षेत्रों में मेट सल्फ्यूरान 20% नामक रसायन, उसका 4 ग्राम सक्रिय तत्व और 20 ग्राम व्यापारिक तत्व, व्यापारिक मात्रा 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, अर्थात लगभग 500 लीटर पानी के अंदर घोलकर समान रूप से खरपतवार के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। इससे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण बहुत प्रभावी ढंग से हमें प्राप्त होता है। यदि हमारे खेत में गेहूं की तरह के जैसे गेहूं सा खरपतवार की मात्रा संख्या ज्यादा है तो ऐसी दशा में सल्फा सल्फ्यूरान 75% जो रसायन शाकनाशी आता है उसका हमें प्रयोग करना है और उसके लिए हमें लगभग 32 ग्राम व्यापारिक और 20 ग्राम सक्रिय तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो 32 ग्राम व्यापारिक पदार्थ की मात्रा हमें प्रति हेक्टेयर की दर से 30 से 35 दिन की अवस्था पर छिड़काव करके इन जो भी खरपतवार हैं इनसे अच्छा हमें नियंत्रण मिलता है और हमारी फसल में लाभ प्राप्त होता है, अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। जहाँ तक हमें बुआई के समय ये देखना है कि भाई पहली सिंचाई शीर्ष जड़ जमते समय अर्थात 20 से 25 दिन की अवस्था पर हमें गेहूं में करनी चाहिए। ये एक बहुत प्रभावी समय है। इस समय गेहूं के अंदर शीर्ष जड़ बनती है और ये जड़ पूरी उम्र तक पौधे को पोषण देती है और प्रारंभिक जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो किसान भाइयों, इस समय यदि पानी की और पोषण की कमी रहेगी, शेष बची हुई यूरिया की मात्रा भी हमें इसी समय देनी है। तो इस समय पानी का गेहूं की उत्पादन में विशेष महत्व है। शीर्ष जड़ जमते समय एक पानी गेहूं में अवश्य देना चाहिए। तत्पश्चात हम गेहूं के अंदर 5 से 6 सिंचाई और दे सकते हैं। इसके लिए लगभग 45 से 50 दिन पर, 65 से 70 दिन पर, 85 से 90 दिन पर, 100 दिन पर और 115 दिन पर हमें पानी देना आवश्यक है।
तो किसान भाइयों, इस प्रकार हम समुचित सिंचाई प्रबंधन द्वारा गेहूं का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत, थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज के इस बदलते समय और बाजार मांग को देखते हुए हमारे किसान भाइयों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और हमारे कृषि वैज्ञानिक भी किसानों के बढ़ते रुझान को देखते हुए समय समय पर किसानों को इसकी जानकारी देते रहते हैं। इसी विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नवीन मल्होत्रा की यह खास रिपोर्ट। सब्जियों की जैविक खेती, उत्तम आय एवं स्वास्थ्य। सब्जियों की जैविक खेती से तात्पर्य है खेती की ऐसी पद्धति जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ व प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हुए मिट्टी, वायु एवं जल को बिना प्रदूषित किए और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, रोग व फफूंद नाशकों, खरपतवार नियंत्रकों का बिना प्रयोग किए दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सके। यह पद्धति वर्तमान कृषि रासायनिक कृषि की अपेक्षा सस्ती, स्वावलंबी एवं स्थायी है। वास्तव में देखा जाए तो हमारा भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और आज भी 65 से 70% जनता के जीविकोपार्जन का मुख्य आधार खेती ही है। सन 1960 के दशक में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए देश में हरित क्रांति आई। हम आत्मनिर्भर अवश्य हो गए, परंतु परोक्ष रूप से हमारी धरा का बुरा हाल है। लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी में तत्वों का संतुलन बिगड़ गया और पैदावार दिन प्रतिदिन घटती गई। इसका मुख्य कारण ये था कि हमारे सब्जियों के पौधे को उत्तम विकास के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें 3 तत्व स्वतंत्र रूप से हमें हवा पानी से मिल जाते हैं और 3-4 तत्व हमारे किसान भाई खेतों में प्रयोग करते हैं। नत्रजन, फास्फोरस व पोटाश व कभी कभार जिंक, परंतु शेष 9 से 10 तत्वों को न तो हम किसी रूप में डालते हैं और न ही उनकी उपलब्धता मिट्टी में है। कारण कि सदियों से खेती करते करते इन शेष तत्वों कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जस्ता, बोरोन, तांबा, लोहा, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम का भंडार अब समाप्त सा हो गया है और मृदा का यह नियम है कि इन 16 तत्वों में से यदि एक भी तत्व की कमी है तो पैदावार स्थिर रह सकता है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, चाहे अन्य उर्वरक कितना भी अधिक प्रयोग क्यों न कर दिए जाएं। मृदा वैज्ञानिक लेविक का कहना है कि जो तत्व मृदा में सबसे कम होगा वही पैदावार निर्धारित करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि सब्जियों की पैदावार में वृद्धि हो। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ऐसे खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें सब्जियों व पौधों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक 16 तत्व मौजूद हों। रासायनिक उर्वरकों में ऐसा कोई नहीं है जिसमें ये सभी तत्व एक साथ मौजूद हों और 16 तत्वों को अलग अलग प्रयोग करना भी संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कार्बनिक खाद, जैविक खाद ही एकमात्र विकल्प है जिनका प्रयोग कर हम आवश्यक सभी तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं। जहर युक्त खेती को छोड़कर हम किसानों से ये अपील करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं। इसमें शुरू में किसानों को हो सकता है थोड़ी पैदावार कम मिले,
लेकिन जो रेट्स हैं उनके ऑर्गेनिक पदार्थों के, ऑर्गेनिक अनाजों के, वो किसानों को ज्यादा मिलते हैं। कई बार 1.5 से 2 गुना तक भी कंज्यूमर देने के लिए तैयार रहता है। बीज उपचार से लेकर फाइनल हार्वेस्टिंग तक किसानों को ट्रेनिंग देता है इसमें। और जैसे जैविक खाद है, जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद है, केचुए की खाद है, बायोगैस स्लरी है, ये सब चीजें बनाने की मतलब किसानों को ट्रेनिंग देता है। और इसमें हमारे किसान जैसे अमरीक हजवाना है, राजेश खेड़ी सिकंदर है, ये आगे भी आ रहे हैं और ये ऑर्गेनिक उत्पाद अपना बना के सुदूर जैसे गुड़गांव है या दिल्ली में है जो मॉल है उनके साथ उनका बाईबैक कांटेक्ट हुआ है और वो उनका माल को खरीद रहे हैं। बल्कि डबल से भी 3 गुना तक भी वो दाम देने के लिए तैयार हैं दिल्ली के वासी। हर बल्कि कैथल में भी ऐसे किसान, ऐसे कंज्यूमर हैं जो किसानों को उनकी ऑर्गेनिक उत्पाद का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए तैयार है, रेट देने के लिए तैयार है। किसानों को यही सलाह देना चाहूंगा कि कम से कम शुरू में कम से कम अपने रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करें, उसके बाद ऑर्गेनिक तरफ जाएं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक जो कीड़े मार दवाइयां जैसे नीम से बने हुए उत्पाद हैं वो मतलब बाजार में उपलब्ध हैं, वो उन दवाइयों का इस्तेमाल करें। खाद के रूप में जैसे गोबर की खाद है, बायोगैस स्लरी है या अपनी वर्मी कंपोस्ट खाद है, उन खादों का इस्तेमाल करके किसान अपनी पैदावार को बढ़ा तो नहीं सकते ऑर्गेनिक खेती के अंदर, लेकिन उसको उस पैदावार को मेंटेन कर सकते। आइए अब जानते हैं जैविक खेती कौन कर सकता है। जैविक उत्पादन या खेती कोई भी किसान या किसानों का समूह, संस्था या कंपनी या एनजीओ, खाद्य प्रसंस्करण, खुदरा विक्रेता या सरकारी संस्था कर सकती है। बिल्कुल आपने सोलान ने कही है, अगर टोटली इंस्टीट्यूट अपने सरकारी अगर ये जैविक खेती की तरफ बढ़ावा करेंगे और इनकी बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग और बढ़िया प्रोग्राम ऐसे रखेंगे जैसे मैं इंद्र सिन्हा के फार्म पे रखा हुआ है, तो ऐसे प्रोग्रामों में लोगों की जागृति बढ़ेगी और रुझान आएगा भाई क्यों ना हम भी जैविक खेती की तरफ बढ़ें, अपने शरीर की तरफ बढ़ें और समाज सुधार की तरफ बढ़ें। क्योंकि ये एक सबसे बड़ा तो ये समाज सुधार का ही काम है जैविक खेती करना, क्योंकि रसायन ने बिल्कुल तबाही मचा रखी है पूरे देश के अंदर। क्योंकि इतनी भयानक बीमारियां आई हुई हैं रसायन की वजह से। अगर आप सारा का सारा ऑर्गेनिक पे आओगे, जैविक खेती पे आओगे, तो आपको बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा और आपका वातावरण दूषित भी नहीं होगा। और दूसरी हमारे को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है आज के टाइम रसायनों की वजह से, जो हमारा वाटर लेवल है और जो ये मतलब कि हम नीचे का पानी लेते हैं या नहरी पानी आता है, जो भी खुले में पानी होता है, वो भी बहुत दूषित हो चुका है। क्योंकि हम तो सोचते हैं अमृत जैसा है हमारा जल, तो अमृत हमारा जहर बन चुका है। हम सभी किसान भाइयों से और जो भी हमारा सरकारी सिस्टम है उनसे हमारी विनती है क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ आएँ। मैंने जैविक का काम करना शुरू कर दिया 2010 के अंदर। स्टार्टिंग में तो 1-2 साल हमारे को दिक्कत आई है क्योंकि उसमें प्रोडक्शन पूरा नहीं मिलता, थोड़ा खाद की और दवा की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। वो भी हमने अपने आप भरपाई पूरी कर ली। तकरीबन हमारा सिस्टम बहुत अच्छा चल पड़ा और अच्छी प्रोडक्शन होने लगी और अच्छे रेट मिलने लगे। और दूसरी हमारी जो वेजिटेबल और फ्रूट हम जो करते हैं वो सारा अच्छी मार्केट में जाता है, जैसे मॉल वगैरह में दिल्ली में, और हमारा करनाल जाता है, हमारी लोकल मंडी पूंडरी है। और जो हमारे बंधे हुए कस्टमर है जो लोकल, जो जैविक ही खाना पसंद करते हैं, वो भी हमारे से अच्छा माल लेते हैं। और जो जैविक का मैंने काम शुरू किया है ना, पहले मेरे से ये हमारा मित्र है राजेश कुमार सिकंदर खेड़ी, इसके साथ मिलजुल के हम ग्रुप भी बढ़िया चलाए हुए हैं और जैविक का हमारे को अच्छा सिस्टम मिला। इसमें कोई शंका नहीं कि हमारे किसानों के लिए ये सुनहरा अवसर है। हमारे को मतलब ऐसे सेमिनार देखने को मिलेंगे। जितने सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, अगर ये जैविक की तरफ बढ़ेंगे तो किसानों का रुझान भी जैविक की तरफ ही होगा। मैं 2008 से जैविक खेती कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आई, एवरेज भी, प्रोडक्शन भी बहुत कम हुई मेरी। 3 साल के बाद मेरी प्रोडक्शन बढ़िया मिली और मेरा मार्केट में एक नाम हो गया, अच्छा मुनाफा मिलने लगा। मेरा सारा प्रोडक्शन, जितनी भी प्रोडक्ट होते हैं, सारे मार्केट में हाथों हाथ बिक जाते हैं। तो किसान भाइयों से यही सलाह है, जितने हो सके जैविक पे आए, क्योंकि आगे जैविक का ही जमाना आने लग रहा है। और ये तो हरियाणा सरकार की मेहरबानी है जो अब जैविक के किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। अनपढ़ों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे ज़्यादा अनपढ़ आदमी जानते भी कुछ नहीं। थारे बताएं थी बताओगे और थारे समझाएं थी, न ज्ञान हो जाए तो बहुत अच्छा। नहीं जहर खाना है सभी लोगों ने। ये बहुत अच्छी है आपकी सुझाव है, यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने दिया।
नकदी फसल होने के कारण हमारे किसान भाई फूलों की खेती करके काफी लाभ कमा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान प्रवीण कुमार से आज हम आपको मिलवा रहे हैं, जिन्होंने गुलदावदी फूल की खेती से काफी मुनाफा कमाया है। गुलदावदी फूल की खेती करते समय उन्होंने कौन कौन से जरूरी कार्यों को किया, आइए जानते हैं उनकी इस सफलता की कहानी को। किसान भाइयों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुलदावदी की जो फसल मैंने लगाई थी तो ये मार्च महीने लगाई थी, शुरू की थी, और अब इसका अक्टूबर महीने में तुड़ान शुरू हो गया है। तो मैंने एक तुड़ान कर लिया है, तो इसका तुड़ान मैं दिल्ली भेज रहा हूँ। शुरू में इसमें जो है हमें इसकी तैयार करके फिर उसको बेड वाइज लगाया जाता है, फिर उसके बाद उसमें सिंचाई वगैरह की जाती है। फिर जब इसकी जड़ें पकड़ लेती है तो उसके बाद फिर छोड़ दिया जाता है इसे। फिर उसके बाद फिर एक गुड़ाई की जाती है और उसके बाद कीटनाशक दवाई इसमें की जाती है, जिससे कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। जो थोड़ा बहुत इसमें बेड तैयार किए जाते हैं तो उसमें मतलब डिस्टेंस वाइज जैसे रखना पड़ता है, जिससे इसमें आगे परेशानी ना हो। जब उसका ग्रोथ लेता है पौधा तो उस टाइम मतलब नीचे ना गिरे जैसे, तो मतलब डिस्टेंस बराबर रखना होता है। बाकी कुछ नहीं, इसमें थोड़ा यही ध्यान रखना चाहिए। तो जिस समय हम इसमें पौधा लगाते हैं तो क्या उसका कोई दूरी का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है? थोड़ा ऐसे 2-2.5 फुट की डिस्टेंस रखना चाहिए इसमें, जो कि मतलब इसमें जो आगे बड़ा होगा पौधा तो थोड़ा ग्रोथ ले सके, थोड़ा बड़ा होके ना, फिर उसमें गैप देना चाहिए और गैप नहीं रहना चाहिए। तो जब पौधा थोड़ा शुरुआती तौर पर बड़ा होना शुरू हो जाता है तो उस समय क्या विशेष सावधानियाँ होती हैं? उस टाइम हम इसमें ये मतलब पोल लगाते हैं, नेट बोलते हैं इसको, नेट बिछाएंगे इसमें और साइडों में सुतली लगा के इसको थोड़ा टाइट करके बांध देते हैं, जो कि पौधा नीचे ना गिरे, उससे बचाना चाहिए। सबसे पहले जब इसमें शुरू में कीटनाशक कीड़ा लगता है तो उसमें हम सुपर किलर हो गया और कीटनाशक कोई भी छिड़काव कर सकते हैं, मतलब 1-2 हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। और ग्रोथ के लिए मतलब बूम फ्लावर जैसे ग्रोइंग करेगा जो पौधा, उसकी एक स्प्रे जरूर होनी चाहिए। और जब इसके तुड़ान की हम बात करते हैं तो तुड़ान करते समय हमें क्या बात जो है विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है? विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि इसमें मतलब जो पौधा फूल तैयार हुआ है वही निकालना चाहिए, मतलब जो कम इसमें ना वो नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर ये कम इसमें चल जाएगा तो मतलब हमारा ही नुकसान होता है ज़्यादा। फिर तोड़ती बार भी ध्यान रखना चाहिए इसमें कि पौधा कहीं टूटे ना, फिर उसको मार्केट भेजने के लिए कोई मतलब स्पॉट ना पड़ जाए, इसमें कालापन नहीं आ जाए। दिल्ली मार्केट में भेज रहा हूँ, इसका रेट मुझे 80 से 90 तक बिक रहा है आजकल। तो अभी पहला ही तुड़ान मैंने लास्ट किया है, दूसरा शुरू किया है अभी। तो इसकी जो पैकिंग करते हैं उसका कार्ट्रेज हम वहाँ से ख़रीद के लाते हैं। तो कार्ट्रेज में जो भी अगर माल गिला हो, अगर गुलदावदी का फूल गिला हो तो अगर उसमें हम थोड़ा वो रद्दी बिछाते हैं, रद्दी बिछा के थोड़ा सूख जाता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। अगर माल अगर गिला जाएगा तो वहाँ हमें रेट डाउन हो जाएगा, रेट कम मिलेंगे, जिससे कि घाटा हो जाएगा हमारे को। इस तरह की हम इसमें पैकिंग इस तरह करते हैं कि उसमें मतलब पानी सोख दे, जैसे मतलब उसमें गत्ते के ऊपर मतलब जैसे लेयर बिछाते हैं फूलों की, तो उसके ऊपर अखबार बिछा के बढ़िया पैकिंग करते हैं और साइडों में उसमें सुतली बांध के मतलब उसे तैयार किया जाता है। अगर ज़्यादा बारिश हो फिर इसमें ज़्यादा पैकिंग देते हैं अखबारों की, बाकी तो ठीक है। इसमें मतलब 25-30 किलो तो कम से कम किलो आ जाता है। मैंने अभी एक तुड़ान दूसरा तुड़ान शुरू कर दिया, तो मतलब रेट के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे कि रेट मैं अभी भेजा तो पहला तुड़ान तो उसमें 70 रुपये पर किलो के हिसाब से मुझे रेट मिला। अगर रेट ठीक हो तो बढ़िया बिक जाता है, मतलब मुनाफा बढ़िया हो जाता है। अभी 10-15 हज़ार का भेजा है ज़्यादा। अभी दूसरा ही तुड़ान शुरू हुआ है, अभी तो 3 तुड़ान और हो गए 2। कुल मिला के मतलब लूज में तो 60-70 हज़ार रुपये तो इतना तो बन ही जाएगा मतलब इस साल। अगर बारिश ना हो, बारिश से नुकसान भी हो सकता है काफ़ी। जैसे भारी बारिश हुई अभी तो इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मतलब इस पे मैंने 1500 कटिंग लगाई हुई, तो इसमें मतलब 2,500-3 हज़ार रुपये मेरे कटिंग का खर्चा हुआ है।
बाकी इतना तो मैं 60-70 हज़ार 80 हज़ार तो कमा ही लूँगा इसमें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत, थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अगर हम घर के आसपास कहीं लॉन बनाना है तो उसको किस तरीके से खूबसूरत रखना पड़ता है और कौन कौन से तरीके उसके लिए अपनाने पड़ते हैं, भाटिया जी से जानेंगे। जी बताइए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि लॉन जो है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे सौंदर्यकरण में। जो लॉन है उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अच्छी मिट्टी का चुनाव करना पड़ेगा। उसमें 1:1:1 की जो है रेशो रखनी पड़ेगी, जिसमें आप एक भाग जो है रेत, एक भाग जो है गड़ीसली खाद और एक भाग मिट्टी रखेंगे। तो आप देखेंगे कि जितनी अच्छी आपकी मिट्टी होगी उतना अच्छा आपका घास लगेगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने परमार विश्वविद्यालय के प्रांगण में जो ये घास लगाई है, कोरियन ग्रास लगाई है। तो कोरियन ग्रास जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ चल पा रही है। अभी हमारे इस पे काफ़ी अनुसंधान भी हो रहा है और हम 5-6 तरह की जो है ग्रासेस पे काम कर रहे हैं। जो अच्छी जो ग्रास होगी वो हम लोगों को या किसानों भाइयों को देंगे। पर आप देखेंगे कि जो आपका ये लॉन ग्रास है इसको मेंटेन करने के लिए आपको एक मोर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास 2 तरह के जो एक इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, एक हाथ से जो मोर चलता है। मोर का मतलब है कि इसको जिससे घास कटती है तो वो कट के बिल्कुल अच्छी स्मूथ नज़र आएगी। तो उनका होना बड़ा ज़रूरी है। और बरसात के मौसम में जो है घास को काटना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में घास बहुत तेजी से बढ़ती है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सेब के बागों में अरबी की सफल खेती पर किसान का अनुभव। अमरूद की सघन बागवानी में किए जाने वाले कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। खबर ही जीवन है।